चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से ज्योग्राफी का जो चल रहा था फर्स्ट चैप्टर, जो कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो चल रहा था, उसकी सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से भूगोलवेत्ता आए और अपने अपने मत के अनुसार से जो है कि मानव भूगोल को परिभाषित किए थे। मानव भूगोल को परिभाषा अपने अपने मत के अनुसार से भूगोलविद आते गए और देते गए। चलिए हम इसमें जानेंगे कि मानव भूगोल की जो परिभाषा है, कौन कौन से भूगोलवेत्ता क्या क्या दिए, ये सारी बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकदम वीडियो को देखते रहिए, पूरा कंप्लीट आपको करवाएंगे। आपको इससे बेहतर कंटेंट कहीं पर नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको विस्तार पूर्वक से मैंने रिसर्च करके इसको लाए हैं आपके सामने, और पूरा एनसीईआरटी का जो सार है मैं पूरी कंप्लीट इसमें करवाने जा रहा हूँ। चलिए ज़्यादा आपके टाइम को ना लेते हुए आपके वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला है कि मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहली बात है कि मानव भूगोल के जो जनक है, हमने आपको बताया कि मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल था, जो उसको जर्मनी के आदमी था। कहां के था? जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने एक परिभाषा दिया, जियो की पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफिया में। इन्होंने एक परिभाषा लिखा एंथ्रोपोजोग्राफिया में, दो जगह हमें परिभाषा मिला है। सबसे पहली बात है कि इस परिभाषा में सबसे पहला परिभाषा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है, जो भौतिक दशाओं का योग होता है। जो भौतिक दशाओं का क्या होता है? योग होते हैं, कहते हैं। इसी में दूसरा जगह एक परिभाषा था कि मानव भूगोल समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये बात बताया। कौन बताया? तो फ्रेडरिक रैटजेल ने बताया। फ्रेडरिक रैटजेल जो कि जर्मनी के निवासी था। ये 1844 से लेकर 1904 तक रहे थे, और इनकी पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफिया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बार बार कई एग्जामों में पूछा है कि फ्रेडरिक रैटजेल की पुस्तक का नाम बताइए, तो एंथ्रोपोजोग्राफिया, इसी पुस्तक में ये परिभाषा को लिखा गया है। अब बात आते हैं कि इन्हीं का एक शिष्य था जिन्होंने इसी का समर्थन करते हुए एक परिभाषा दिए, मानव भूगोल की परिभाषा। इन्हीं का एक शिष्या थी जो कि अमेरिका की थी। कहां की थी? अमेरिका के। कहते इन्हीं का एक शिष्या थी जो कि अमेरिका की थी, कुमारी एलन सैंपल। क्या नाम है? कुमारी एलन सैंपल। इन्होंने बताया मानव भूगोल क्रियाशील मानव, मतलब कि मानव जो है एक्टिव मानव है। कैसा मानव है? कहते हैं एक्टिव मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, मतलब दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। तो ये आपकी कुमारी सैंपल ने बताया कि ऐसा बात है इसमें, जो कि फ्रेडरिक रैटजेल की शिष्या थी, ये अमेरिका का था। ठीक है। उसके बाद में ये दोनों परिभाषा से एक विचारधारा निकल कर आता है। एक विचारधारा निकल कर आता है निश्चयवाद पर्यावरण। निश्चयवाद पर्यावरण। और ये निश्चयवाद पर्यावरण का जो है कि प्राकृतिक पर अधिक बल देता है। अधिक बल देता है। प्राकृतिक पर अधिक बल देता है, यानी कि प्रकृति को स्वामी बनाया गया। किसको बनाया गया? प्रकृति को स्वामी बनाया गया, और यहां पर उसके जीव जंतुओं को उसका दास बनाया गया।
जो पृथ्वी पर रह रहा है मानव को उसका दास बनाया गया और प्रकृति को यहां पर उसकी स्वामी बनाया गया। अब हम देखेंगे कि निश्चयवाद पर्यावरण जो निकल कर आया, इस निश्चयवाद पर्यावरण के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे चलिए। दोनों परिभाषा से एक विचारधारा निकल कर आया जिसका नाम था निश्चयवाद पर्यावरण, या इसी को कहते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। ये विचारधारा से ये जो दोनों परिभाषा बताए थे कि मानव और प्रकृति के बीच जो संश्लेषित अध्ययन है उसको मानव भूगोल कहते हैं, और ये वो कहते हैं कि अस्थायी मतलब क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये दोनों परिभाषाओं से, फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा और कुमारी एलन सैंपल की परिभाषा से एक विचारधारा निकल कर आया जिसका नाम है पर्यावरण निश्चयवाद। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन के तौर पर बता दिया कि पर्यावरण निश्चयवाद को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण निश्चयवाद को क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहली बात है कि ये वर्तमान में विश्व के अनेक भागों में निवासित, कहते हैं ये वर्तमान में विश्व के अनेक भागों में निवासित आदिम जनजातियां, मतलब कि जो प्राचीन काल की जनजातियां होता है, पुरानी जो जनजातियां होती है, जो खानाबदोश जिंदगी जीता था है, जो जंगलों में रहता है, उसी को कहते हैं आदिम जनजातियां। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी रखने के कारण, मतलब कि पुरानी परंपरा से चलते हुए उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, इसके कारण प्रकृति आगे वो नतमस्तक होकर अपना जीवन यापन करते हैं। वो प्रकृति को अपना पूजा करते हैं, प्रकृति को वो गुलाम है प्रकृति के, और प्रकृति के आगे वो सारा जो है कि अपना नतमस्तक हो जाता है। इसीलिए जो है कि हम कहते हैं वो जीवन यापन करते हैं प्रकृति के आगे नतमस्तक होकर अपना जीवन यापन करते हैं। कहते जर्मन भूगोलवेता आदिम मानव समाज तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य इस प्रकार के अंतर संबंधों को जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने पर्यावरण निश्चयवाद नाम दिया। जो पुरानी परंपरा से चलते आ रहा था, प्रकृति को ना समझ पा रहे थे, और प्रकृति हम पर जुल्म, हमको जिस रूप में चाहता था प्रकृति उस रूप में हमको ढालता था। तो उसको विचारधारा को, उस पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा को, हम उसमें प्रकृति के प्रकोपों से डरता था मानव, और इसी को कहा गया कि पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। हम कह सकते थे, इसी का नाम दिया गया पर्यावरण निश्चयवाद। कुमारी एलन सैंपल जो है कि इस विचारधारा का संदर्भ में ये लिखती है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, मनुष्य पृथ्वी का ही एक उपज है, और इसका अर्थ यह नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा मात्र है। सिर्फ वो बच्चा ही नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की उसकी माता है। पृथ्वी उसकी क्या है? माता है। हम लोगों की पृथ्वी क्या है? माता है। कहते इसने मानव का भरण पोषण किया, पृथ्वी ही मानव का क्या किया? भरण पोषण करने के साथ साथ उसके मातृत्व प्रदान किया, अपनी जो है कि सारा चीजों को प्रदान के किया, पृथ्वी किया। कहते हैं मानव के कार्यों को निर्देशित कर, समस्याओं को उत्पन्न कर, और शारीरिक बल भी प्रदान किया, बुद्धि को भी बढ़ाया। जैसे जैसे कठिनाइयां पृथ्वी देते गई, वैसे वैसे शरीर मजबूत होते जाता है और दिमाग बढ़ते जाता है। तो हमेशा आपको बता दें कि कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि कठिनाइयां हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आती है, और वो हमेशा आपको कोई सिखा कर जाती है। कहते हैं तथा पृथ्वी का प्रत्येक कण मानव की हड्डियों, ऊतकों और मस्तिष्क एवं आत्मा में समाया हुआ है। पृथ्वी का हर एक कण
मनुष्य के अंदर समाया हुआ है। इसी में कुमारी सैंपल के पर्यावरण निश्चयवाद यह मानता है कि मानवीय क्रियाकलाप प्रकृति वातावरण की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। इस क्वेश्चन की फॉर्मेट में हमने आपको बता दिया कि ये जो है प्रकृति को अपना स्वामी बनाया गया था और अब मनुष्य को इसमें दास बनाया गया था। हमने आपको बताया कि पर्यावरण निश्चयवाद में कि प्रकृति ही स्वामी है और मनुष्य इसका क्या है? दास है। चलिए हम इसकी आगे बढ़ते हैं और अगली जो परिभाषा है, दूसरी अगली भूगोल बात इन्होंने जो बताया इसके अनुसार से हमने जो पर्यावरण निश्चयवाद आया उस पर्यावरण निश्चयवाद को कंप्लीट किया। अब हम अगली भूगोल वेता के पास चलते हैं, विडाल डी ला ब्लास। चलिए पर्यावरण निश्चयवाद के बाद में अगली जो इसकी परिभाषा भूगोल के मानव भूगोल की परिभाषा फ्रांसीसी भूगोल वेता विडाल डी ला ब्लास साहब देते हैं। विडाल डी ला ब्लास साहब बोलते हैं, कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य अंतर संबंधों का विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। आखिर ज्ञान प्राप्त होता है कि इसका मतलब है कि पृथ्वी के पर हर जगह संभावना ही संभावना है। मानव जिस रूप में चाहे उसको प्रयोग कर सकता है। यहां पर जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। इस पर जितना आप ढूंढिएगा उसमें और ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो हमने आपको बताया कि फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास के अनुसार जो है कि मानव भूगोल की परिभाषा के अनुसार हमने ये मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना में हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंध के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हमारी जो ज्ञान प्राप्त होता है इससे पता चलता है, एक विचारधारा निकल कर आता है। इस विचारधारा से, इस परिभाषा से संभववाद विचारधारा निकल कर आता है, विचारधारा। और इसमें मानव पर अधिक बल दिया, मानव पर अधिक बल दिया गया। इस पर मानव पर अधिक बल दिया गया। तो हम इसके बारे में जान गए हैं कि ये जो संभववाद विचारधारा इसी से निकल कर आया कि हर जगह संभावनाएं हैं प्रकृति में, मानव उसको चाहे प्रयोग कर सकता है। मानव जैसे चाहे उसको प्रयोग कर सकता है। तो आपको पता है कि मानव को अगर स्वामी बनाइएगा तो यहां पर पर्यावरण को जरूर है कि नुकसान पहुंचाएगा। अब मानव जिस रूप में चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे प्रयोग करेगा तो ऑटोमेटिक है कि पर्यावरण को दूषित, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। अगर मानव को हर चीज का मालिक बना दिया जाए तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कोरोना जैसा महामारी आया, वैसे ही अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे सामने प्रकट हो गई। तो ये अगर बनाने का यही आपका नतीजा है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। और ये जो भूगोलवेता है इसके दो भूगोल हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु के बाद में भूगोलवेता दो भागों में बांटा था। चलिए इसी में एक बात निकल कर आया कि 1859 ईस्वी में जब हम्बोल्ट तथा रिटर की मृत्यु हो गया तो भूगोल को दो भागों में बांटकर पढ़ना शुरू हो गया था।
तो दोनों को अलग अलग बांट के जो पढ़ा गया उसी को कहा गया भूगोल का द्वैतवाद। द्वैतवाद, तो द्वैतवाद क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं, कहते हैं हमबोल्ट तथा रिटर की मृत्यु 1859 में हुआ था के बाद भूगोलवेताओं में वैचारिक स्तर पर दो वर्ग हो गए। एक वर्ग के भूगोलवेता जहां भूगोल को भौतिक तत्वों के अध्ययन तक सीमित रखकर भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने लगा, तो वही दूसरे वर्ग के भूगोलवेता भूगोल में मानवीय तत्वों को सम्मिलित कर भूगोल को मानव भूगोल के रूप में मानने लगे। इस प्रकार के भूगोल में भौतिक भूगोल तथा मानवीय भूगोल का द्वैतवाद प्रखर हो गया। इसी समय अन्य द्वैतवाद भी सामने आया। एक भूगोल को विषय के रूप में मानने पर बल दिया, तो वही दूसरी तरफ इसको वर्णन करने वाला विषय होना चाहिए बताया। इसीलिए हम कह सकते हैं, अतः हम जानते हैं कि प्रकृति तथा मानव अविभाज्य है, दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य तत्व है। इसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रकृति तथा मानव के मध्य द्वैतवाद किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा। कहते मानव और प्रकृति के बीच दोनों को अलग कभी नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप समझ रहे होंगे कि ये जो द्वैतवाद आया दोनों को अलग अलग विचारधारा को मानने वाला था। तो अलग अलग विचारधारा को जब मानने के लग गया तो इसी को कहते द्वैतवाद कहा जाता था। द्वैतवाद प्रखर हो गया, तो कहते इसीलिए इसको तो कभी अलग ही नहीं किया जा सकता है, मानव को नहीं। अगर दोनों के बीच जो संबंध है, दोनों इतना जटिलता है, इतना गहराई किसका संबंध है कि दोनों का संतुलन बिगड़ जाएगा अगर इसको अलग किया जाए। तो ये जो हमारी वीडियो क्लास में आज का कैसा क्लास रहा, ये हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का वीडियो क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए और पिछले वीडियो से रिवाइज करते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।